ओके, तो वर्क एनर्जी पावर स्टार्ट किया था हमने लास्ट क्लास में, तो इसमें से वर्क वाला जो पोर्शन है उसके कॉन्सेप्ट्स हमने स्टडी कर लिए। वर्क होता है क्या है, ठीक है, वर्क की यूनिट क्या है, ऐसा यूनिट क्या है वर्क की, है ना। उसके बाद नेक्स्ट ये उसका नेक्स्ट क्या स्टडी किया था आपने, टाइप्स ऑफ वर्क। तो ये कंप्लीट हो गया, हमारा वर्क वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब आज अपन क्या करेंगे, इसका सेकंड पार्ट करेंगे जो कि क्या है, एनर्जी। और कोशिश करेंगे एनर्जी को भी पूरा कंप्लीट कर लें आज की क्लास में ही, ठीक है, क्योंकि क्लास वैसे भी अपन अल्टरनेट कर रहे हैं, है ना। तो एनर्जी हमें स्टडी करना है यहाँ पर, ठीक है। अब एनर्जी अगेन मैं कह रहा हूँ, जैसे आपने वर्क स्टडी किया था तो हमने क्या स्टडी किया था, मैकेनिकल वर्क। ऐसे ही जब अपन एनर्जी स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर, तो कौन सी एनर्जी स्टडी कर रहे हैं, ओनली मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। कौन सी एनर्जी स्टडी कर रहे हैं अपन यहाँ पर, मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वही डेफिनेशन देखते हैं, एनर्जी की डेफिनेशन क्या होगी। तो एनर्जी की डेफिनेशन क्या होगी, इट इज डिफाइंड एज, एनर्जी की बात करते हैं अपन, इट इज इट इज डिफाइंड एज इट इज डिफाइंड एज ठीक है। एनर्जी को डिफाइन करना है अपन को, ठीक है। तो एनर्जी को डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज डिफाइंड एज एबिलिटी एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है। एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एनर्जी। देखो जनरली क्या होता है, हम कोई वर्क करते हैं, थक जाते हैं हम। थक जाते हैं तो हम क्या कहते हैं, जनरल हमारी लैंग्वेज में क्या कहते हैं हम, कि यार हमारी एनर्जी फिनिश हो गई, एनर्जी खत्म हो गई, अब और ज्यादा वर्क नहीं कर सकता मैं, और ज्यादा काम नहीं कर सकता, ठीक है। तो वही होता है, आप उतना ही वर्क कर सकते हो जितनी आपके अंदर एनर्जी है, ठीक है। इसलिए हम यहाँ से क्या करते हैं, एनर्जी को डिफाइन करते हैं। व्हाट इज द एनर्जी, एनर्जी इज अ एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क। बहुत सिंपल सा डेफिनेशन है इसका, आपको ध्यान रखना है। व्हाट इज द एनर्जी, एनर्जी इज द, ठीक है। सो इट इज एनर्जी इज डिफाइंड एज एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क। अब बात करते हैं इसके एसआई यूनिट की, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी। सो एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, तो एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी जो है वो सेम होता है एज वर्क, ठीक है। क्योंकि इट इज व्हाट इज द एक्चुअली एनर्जी, एनर्जी इज द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है। एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। सो दैट द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी सेम एज द एसआई यूनिट ऑफ वर्क। सो एसआई यूनिट ऑफ वर्क क्या आती है हमारे पास, जूल। सो एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज आल्सो जूल, ठीक है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल। ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मैकेनिकल एनर्जी। तो हम यहाँ बात करते हैं कि भाई टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। टाइप्स ऑफ टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है। तो अब टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में क्या आ जाएगा, टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी क्या है। तो टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी टू टाइप्स की होती है मैकेनिकल एनर्जी। वन होती है, फर्स्ट जो है वो है पोटेंशियल एनर्जी, और सेकंड है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो फर्स्ट हम बात करते हैं, इसे फर्स्ट हम ले लेते हैं पहले काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी को अपन डिफाइन करेंगे। तो डेफिनेशन देखते हैं इसकी काइनेटिक एनर्जी की, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ काइनेटिक एनर्जी। सो इट इज अ एनर्जी, इट इज एन एनर्जी, ठीक है। इट इज एन एनर्जी पॉजेस बाय अ बॉडी, पॉजेस बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, ठीक है, बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। तो सीधी सी बात है, जो बॉडी है, बॉडी की मोशन की वजह से जो उसके पास जो एनर्जी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी। सो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, इट इज एन एनर्जी पॉजेस बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। बॉडी के मोशन की वजह से जो उसके पास एनर्जी होगी उसको हम क्या कहेंगे, काइनेटिक एनर्जी कहेंगे, ठीक है। वापस से, क्योंकि ये एनर्जी है इसलिए एसआई यूनिट क्या होगी, एसआई यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी को अपन ऐसे डिनोट कर देते हैं ई के से, के ई मतलब एनर्जी, के मतलब काइनेटिक। सो ऐसा यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी, सो ऐसा यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज जूल, क्योंकि है तो एनर्जी ही है। तो ऐसा यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जूल होती है। सी हम बात करते हैं, लेट
let a body of mass m, ठीक है, let a body of mass m doing motion with velocity v, ठीक है, कोई बॉडी है m मास की और जो है वो v वेलोसिटी से मोशन कर रही है, ठीक है, डूइंग मोशन विद वेलोसिटी v। तो हम बात करें कि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ठीक है, उसका काइनेटिक एनर्जी कैसे देंगे हम। तो देखो, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी गिवन बाय। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी कैसे देते हैं अपन। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी होता है ई के इज इक्वल टू 1/2 mv², ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, ई के इज इक्वल टू 1/2 mv²। ये फॉर्मूला हो गया आपके पास काइनेटिक एनर्जी का, ठीक है। कौन सा पॉइंट करा अपन ने, सी पॉइंट। इसके बाद डी पॉइंट लेते हैं। डी पॉइंट देखो, इसमें डी पॉइंट में दो पॉइंट्स हैं। इफ m इज इक्वल टू कांस्टेंट, मान लो मास कांस्टेंट है। इफ m इज इक्वल टू कांस्टेंट, अगर मास कांस्टेंट है तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है, वो काइनेटिक एनर्जी किसके प्रोपोर्शनल होती है, काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल होती है वेलोसिटी के स्क्वायर के, ठीक है। तो आपको कभी भी फॉर्मूला जब लगाना होगा तो जैसे फॉर्मूला लगाना आप E2 डिवाइड बाई E1 इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो V2 डिवाइड बाई V1 का होल स्क्वायर, ठीक है। जैसे आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे दें कि कोई बॉडी है, उसकी वेलोसिटी अगर अपन डबल कर दे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल की बात करें, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कोई बॉडी है, उस सेम बॉडी है तो उसका मास तो कांस्टेंट हो गया, मास क्या हो गया उसका, कांस्टेंट हो गया, सेम बॉडी है। आप कह रहे हैं वेलोसिटी को अगर डबल कर दे, तो वेलोसिटी को डबल कर दे तो V2 इजिकल टू कितना जाएगा, ट्वाइस ऑफ V1। तो ये कह रहे हैं कोई बॉडी है जिसका मास तो सेम बॉडी है, उसकी वेलोसिटी अगर डबल कर दी जाए तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। तो देखो यहाँ से आप क्या करना है, आपको बस इस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है। तो E2 डिवाइड बाई E1, अब यहाँ पे देखो आप V2 की वैल्यू कितनी रखोगे, ट्वाइस ऑफ V1 रखोगे, यहाँ पर भी V1 आ जाएगा और ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो V1 से V1 हम कैंसिल कर देंगे, 2 2 जा क्या आ जाएगा 4। तो आप देखो E2 इजिकल टू कितना आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ E1 आ जाएगा। यानी काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, 4 टाइम्स हो जाएगी, ठीक है। समझे। तो इस तरह से आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। अभी ये तो हमने फर्स्ट इसमें पॉइंट बात करी। सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, अगर ऐसा हो कि इफ वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कांस्टेंट, मान लो कोई बॉडी है उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो मास के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। और मास के प्रोपोर्शनल होती है तो अपन ये लिख सकते हैं कि भाई E2 डिवाइड बाई E1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, M2 डिवाइड बाय M1, ठीक है। E2 डिवाइड बाई E1 इज इक्वल टू क्या कर देंगे अपन, M2 डिवाइड बाय M1। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर एग्जाम्पल की बात करें कि कोई बॉडी है जिसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, कोई बॉडी है जिसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है पर उसका मास अगर अपन डबल कर दें, यानी M2 इजिकल टू में कर दो ट्वाइस ऑफ M1, अगर मास डबल कर दे तो उसकी काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, देखो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो E2 डिवाइड बाई E1 करें अपन, ठीक है, M2 की वैल्यू रख दोगे आप ट्वाइस ऑफ M1 और इधर नीचे M1 आ जाएगा, M1 से M1 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ देखो आपके पास क्या आ रहा है, E2 डिवाइड बाई E1 इजिकल टू कितना आ गया, 2 आ गया। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, E2 इजिकल टू क्या होगा, ट्वाइस ऑफ E1 होगा। समझ में आई बात कि if the velocity of a body is constant f and it's if the mass of a body is doubled, यानी कोई बॉडी है वो मोशन कर रही है, उसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट है पर उसका मास क्या करा अपन ने, डबल कर दिया। तो अगर उसका मास आप डबल कर दोगे तो जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी डबल हो जाएगी, पर अगर आप उसकी वेलोसिटी डबल कर दोगे तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाती है, 4 टाइम्स हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आपको ध्यान रखने। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv²। और ये न्यूमेरिकल जो बनते हैं उसका मैंने आपको सॉल्व करा है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं अपन इसमें, नेक्स्ट पॉइंट अपना ई पॉइंट, ठीक है। डी पॉइंट तक हो गया, इसमें ई पॉइंट लेते हैं। ई पॉइंट हम स्टडी करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन, ई पॉइंट की बात करते हैं। ई पॉइंट में हम लेते हैं रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर मोमेंटम, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम को पी से दिया जाता है, लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच का हमें रिलेशन निकालना है। काइनेटिक एनर्जी इस तरह से ही होगी, ठीक है।
तो देखो काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कहता है 1/2 mv² होता है। ठीक है, ये तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। लीनियर मोमेंटम का जो फॉर्मूला आता है होता है मास इनटू वेलोसिटी। लीनियर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला है? मास इनटू वेलोसिटी। तो आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है उसमें क्या करो, 1/2 mv² है तो इसमें m से मल्टीप्लाई कर देंगे, m से क्या करेंगे हम डिवाइड कर देंगे। m से मल्टीप्लाई कर दो और m से डिवाइड कर दो तो आपका इसका जाएगा 1/2 m, और यहाँ से आ जाएगा आपके पास mv का होल स्क्वायर। अब mv क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम होता है। तो यहाँ पर आप मोमेंटम लिख दो तो ये आ जाएगा p² / 2m। ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी आ गई। तो काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम जो है उसका रिलेशन क्या होता है? p² / 2m होता है। ये आपके पास फॉर्मूला है किसका? द रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। काइनेटिक एनर्जी और लीनियर मोमेंटम के बीच का जो रिलेशनशिप है वो क्या होगा? ई के इजिकल टू p² / 2m। ये जो भी मैं नोट्स आपको बता रहा हूँ, ये नोट्स आपको एटलीस्ट अच्छे से स्टडी करने हैं, बहुत शॉर्ट नोट्स है। ठीक है, तो अभी हमने क्या स्टडी कर लिया? काइनेटिक एनर्जी होती क्या है? तो काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। मोशन की वजह से जो उसमें एनर्जी हो काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी की एसआई यूनिट जूल होती है। ठीक है, अगर कोई बॉडी जिसका मास m है, वेलोसिटी v है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 1/2 mv² जाएगा। मान लो मास कांस्टेंट है तो आप यहाँ पर क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। तो आप ये कर सकते हैं E2/E1 इजिकल टू V2/V1 का होल स्क्वायर। अगर आप मास कांस्टेंट और वेलोसिटी को डबल करते हो तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। ऐसे ही आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है और मास को डबल करते हो तो आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? डबल हो जाती है। ठीक है, फिर यहाँ पर नेक्स्ट हमने स्टडी करा है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड द काइनेटिक एनर्जी। तो लीनियर मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का जो रिलेशनशिप है वो कहता है p² / 2m। कितना होता है? p²/2m। ठीक है, अब यहाँ पर f पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पर हम स्टडी करते हैं एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, हम यहाँ पर क्या स्टडी कर रहे हैं? एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी। के ई मतलब काइनेटिक एनर्जी। एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। ठीक है, तो ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन बता रहा हूं मैं आपको इसमें कि एक्सप्रेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसमें? हम एक बॉडी कंसिडर करते हैं। लेट अस कंसिडर अ बॉडी ऑफ मास m। एक बॉडी ले ली हमने, ये ली। ठीक है, इस तरीके एक बॉडी है। इस बॉडी का मास क्या है? m है। ठीक है, और इनिशियली ये बॉडी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी u मीटर पर सेकंड से चल रही है। ठीक है, हमने क्या करा इसमें? एफ फोर्स अप्लाई करा। क्या अप्लाई करा? एफ फोर्स अप्लाई करा। एफ फोर्स अप्लाई करने से जो इसकी उसने डिस्प्लेसमेंट भी हुआ। डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई। कितनी हो गई? v मीटर अपॉन सेकंड हो गई। ठीक है, उस पर फोर्स एक्ट कर रहा था कंटिन्यूसली। तो यहाँ पर हम बात करें कि उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, देखो यहाँ से यहाँ तक अपन कहते हैं कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? s हुआ। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? s। समझ में आ रहा है? तो अब इसका ही एक्सप्रेशन हम करते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर बता रहे हैं कि let us consider let us consider a body of mass m. Let us consider a body of mass m। ठीक है, let us consider a body of mass let us consider a body of mass m। और उसमें u जो है, u इज इक्वल टू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। u क्या है इसमें? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। ठीक है, अब ये इनिशियल वेलोसिटी u से चल रही थी पर हमने क्या करा? उसमें f लगाया, फोर्स। f इज इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट कांस्टेंट फोर्स कांस्टेंट फोर्स अप्लाइड कांस्टेंट फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी। जो बॉडी है उस पर हमने क्या करा? एफ कांस्टेंट फोर्स लगाया। ध्यान रखना, अब यू से चल रही थी वो, तो हमने क्या करा? एफ फोर्स लगाया। एफ फोर्स लगाने की वजह से उसकी वेलोसिटी क्या है? इंक्रीज हो गई। तो v इज इक्वल टू क्या है इसमें? v इज इक्वल टू है आपके पास फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। ठीक है, v इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा? फाइनल वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी आ गया। और s क्या है इसमें? s इज अ डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी ड्यू टू फोर्स एफ। अब इतने बात समझ में आई नहीं आई आपको, ये बताओ। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में?
ये जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है और डायग्राम के लिए मैंने जो डिटेल लिखी है ये समझ में आ गई आपको? ठीक है, कोई बॉडी है जिसका मास m है, उसकी u तो इनिशियल वेलोसिटी है, उस पर अपन ने f फोर्स लगाया, f कांस्टेंट फोर्स लगाया, f फोर्स लगाने से उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई, v हो गई। और साथ साथ इसी फोर्स की वजह से इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितनी है, s है। ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उस बॉडी में वो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है, s डिस्प्लेसमेंट हुआ है उस बॉडी के अंदर। ठीक है, तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, देखो आप ध्यान से देखो इसमें क्या हो रहा है, इसमें बॉडी है ऑब्वियसली एक्सेलरेट तो हुई है, एक्सेलरेशन हो गया ना। चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन ही होता है। हम यहाँ पर फाइंड आउट करते हैं कि द वर्क डन, यहाँ पर हम लिखते हैं द वर्क डन, ठीक है, द वर्क डन बाय बाय अ फोर्स, ठीक है, द वर्क डन बाय अ फोर्स एफ, ठीक है, द वर्क डन बाय अ फोर्स एफ टू डिस्प्लेस, टू डिस्प्लेस अ बॉडी, ठीक है, द वर्क डन बाय अ फोर्स एफ टू डिस्प्लेस अ बॉडी बाय अ डिस्प्लेसमेंट, बाय अ डिस्प्लेसमेंट एस। तो कोई आप देख सकते हो यहाँ पर एफ फोर्स हमने लगाया, एफ फोर्स लगाने से बॉडी में डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, एस हो गया। तो यहाँ पर वर्क डन कितना लिखेंगे अपन, व्हाट इज द वर्क डन, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ एस आएगा। ठीक है, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एफ एस आ जाएगा, ये एफ एस आ गया। अब हम कहें कि लेट ए इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू एक्सिलरेशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है, एक्सिलरेशन ऑफ अ बॉडी, ए क्या है यहाँ पर, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी है। ठीक है, तो न्यूटन सेकंड लॉ से हम क्या लिख सकते हैं, एफ इजिकल टू एम ए लिख सकते हैं, हो सकता है ना। एफ इजिकल टू एम ए कर देते हैं अपन न्यूटन सेकंड लॉ से, क्योंकि न्यूटन सेकंड लॉ से क्या है, एफ इजिकल टू एम ए है, इसलिए यहाँ पर डब्ल्यू इजिकल टू क्या आ जाएगा, एफ की वैल्यू अपन एम ए कर देते हैं और ये एस आ जाएगा, ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन ऑफ मोशन लगाते हैं इसमें बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है, बाय थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, वी स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस टू ए एस होता है। ठीक है, वी स्क्वायर इजिकल टू क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस टू ए एस होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऐसा करते हैं, एस की वैल्यू निकाल लेते हैं कि एस की वैल्यू क्या होती है। तो एस की वैल्यू कितनी जाएगी, देखो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इजिकल टू टू ए एस, और एस इजिकल टू कितना आ जाएगा आपके पास, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय टू है। ठीक है, एस की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय टू है। अब क्या करते हैं, ये जो वैल्यू आई है ना आपकी एस की, ये कहाँ पुट कर देते हैं, इक्वेशन टू में। हम क्या करते हैं, पुट पुट वैल्यू ऑफ एस, पुट वैल्यू ऑफ एस इन इक्वेशन, इन इक्वेशन टू। इक्वेशन टू में अपन ये वैल्यू रखते हैं, तो W इजिकल टू देखो कितना आ रहा है, W इजिकल टू आपके पास ये आ गया एम ए, यहाँ तो एम ए आ गया। और S की वैल्यू कितनी है, S की वैल्यू है आपके पास वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय टू है। तो देखो इस A से तो ये A कैंसिल हो जाएगा, तो W इजिकल टू आपके पास क्या आ गया, वन बाई टू एम वी स्क्वायर एंड माइनस वन बाई टू एम यू स्क्वायर। आपके पास ये इक्वेशन आ गई। तो सबसे पहले ये भी इक्वेशन हमारे काम की है, ये वाली जो इक्वेशन है ये भी हमारे काम की, आपने खूब सारे न्यूमेरिकल करे होंगे इसके। ठीक है, ये इक्वेशन जो हमें मिली है इसको हम करते हैं इक्वेशन नंबर, ये जो हमें मिली है ये है इक्वेशन नंबर थ्री। ठीक है, इक्वेशन नंबर थ्री हमें क्या बता रहा है कि जो वर्क डन होता है, किसी बॉडी को आपने डिस्प्लेस करा, उसकी वेलोसिटी चेंज हुई, ठीक है, तो जो वर्क डन होता है, वर्क डन इज इक्वल टू होता है चेंज इन, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। समझ रहे हो बात को, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो ये आपका होता है, ये इक्वेशन मिली है हमें कि जो अगर किसी बॉडी को आपने डिस्प्लेस करा और डिस्प्लेसमेंट में उसकी वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज हुई है, ठीक है, चाहे वो चेंज हुई है वेलोसिटी, बस ये ध्यान रखो कि उसकी वेलोसिटी अगर चेंज हुई है तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब हो गया फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। और ये जो इक्वेशन होती है इसी को बोलते हैं वर्क, वर्क एनर्जी
वर्क एनर्जी थ्योरम, यही जो है इक्वेशन किसके लिए है, वर्क एनर्जी थ्योरम के लिए है। किसके लिए है, वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम का मतलब ये होता है कि व्हेन अ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस, देन इट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन। जो ठीक है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो वर्क डन के इक्वल होती है। समझ में आ गया? तो ये हो गई वर्क एनर्जी थ्योरम और उसकी इक्वेशन, है ना। बट हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें तो काइनेटिक एनर्जी पर फाइंड आउट करनी है। तो न्यूमेरिकल वाला, न्यूमेरिकल इसमें से आएंगे आपके पेपर में, आज भी आए होंगे अगर आपने पेपर दिया है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने किसी बॉडी को डिस्प्लेस करा फोर्स लगा के और उसकी वेलोसिटी में अगर चेंज हुआ है, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब हम कहते हैं कि लेट हम यहाँ पर लेते हैं, लेट इनिशियल वेलोसिटी जो थी बॉडी की वो क्या थी, जीरो थी। लेट अ बॉडी इज इन रेस्ट इनिशियली, लेट अ बॉडी इज इन रेस्ट, इज इन रेस्ट इनिशियली। शुरू में क्या थी, अपनी बॉडी किस में थी, रेस्ट में थी। तो बॉडी अगर रेस्ट में थी तो उसकी इनिशियल जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी। इनिशियल वेलोसिटी अगर जीरो हो गई तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। तो ये जो इक्वेशन आई है अपने पास फ्रॉम इक्वेशन 3, इस इक्वेशन 3 में आप क्या करो, u की वैल्यू रख दो जीरो। तो इक्वेशन नंबर 3 में अगर u आपने जीरो रख दिया तो आपके पास क्या आ जाएगा, w इजिकल टू आ गया 1/2 mv²। कितना आ गया, w इजिकल टू mv²। मतलब कि कोई बॉडी रेस्ट में थी, उस रेस्ट में बॉडी को आपने फोर्स लगा के उसको आप मोशन में लेके आ गए, तो उसने कितनी जो एनर्जी उसने अक्वायर्ड करी है वो एनर्जी जो है क्या कहलाएगी, काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, काइनेटिक एनर्जी कहलाएगी। यानी कहने का मतलब ये है कि मान लो कोई ये बॉडी थी, ये बॉडी क्या थी, शुरू में रेस्ट में थी। किस में थी, रेस्ट में थी। उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, जीरो थी, मास सेम था। तो आपने क्या करा, उसमें फोर्स लगाया एफ का, और एफ फोर्स लगाने से आप क्या, आपने क्या करा, उसको मोशन में ले आए, और मोशन में लाके उसकी वेलोसिटी कितनी कर दी, वी कर दी। ठीक है, फोर्स लगाया, फोर्स लगा के, तो इस ये फोर्स लगा के जिसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क डन हुआ है, ये वर्क डन क्या होता है, दैट वर्क डन इज स्टोर्ड एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। ये जो वर्क डन हो रहा है, ये जो वर्क डन करा है आपने, फोर्स लगा के इस बॉडी को डिस्प्लेस करा, या इसकी वेलोसिटी, इसको मोशन में आप लेके आए हो, तो ये वर्क डन होता है, दैट वर्क डन इज स्टोर्ड एज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं दैट हम यहाँ पर ये कह सकते हैं भाई, द वर्क डन, ठीक है, the work done to increase, or change the work done to change the velocity of a body, velocity of a body, or to bring a body in motion, or to bring a body, और अब ठीक है, और टू ब्रिंग अ बॉडी इन मोशन इज stored as kinetic energy, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं कि W इजिकल टू जो हाफ एम वी स्क्वायर था वही क्या है, काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया, ई के इजिकल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये आपके पास फाइनली काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको। तो काइनेटिक एनर्जी एक बार और दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ से हमने स्टार्ट करा था एनर्जी, एनर्जी में अपन ने पढ़ा टाइप्स ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, उसमें काइनेटिक एनर्जी के हमने पॉइंट्स स्टडी करे, उसमें ये रिलेशंस, और आखिर में अपने एक्सप्रेशन। ठीक है, उस बीच में न्यूमेरिकल जब आएगा तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ध्यान रखना कि वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ तक आई बात समझ में, क्लियर हुआ? अब देखो, तो नेक्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है, सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो पोटेंशियल एनर्जी आती कहाँ से है, ठीक है। सो इट इज अ एनर्जी, इट इज अ एनर्जी इट इज एन एनर्जी possessed by a body,
इट इज एन एनर्जी, ठीक है, इट इज एन एनर्जी पॉजेस बाय अ बॉडी, बाय अ बॉडी ड्यू टू, ठीक है, इट इज एन एनर्जी पॉजेस बाय बॉडी ड्यू टू और पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ बॉडी, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, पोटेंशियल एनर्जी को जनरली अपन ईपी से शो कर देंगे, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इट इज एन एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ बॉडी, ड्यू टू पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ बॉडी, यानी उसकी पोजीशन या कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी में जो बॉडी में अंदर एनर्जी होती है, वो एनर्जी पॉसेस करती है बॉडी, उसको क्या बोलते हैं अपन, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, टू टाइप्स की हो सकती है, ठीक है, टू टाइप्स की होती है। पहली कहलाती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को शॉर्ट में आप लिख सकते हो जीपीई। क्या लिख सकते हो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो कि किसी बॉडी में उसकी पोजीशन की वजह से आती है, ठीक है, सरफेस से जो पोजीशन में आप उसकी चेंज करोगे, उसकी वजह से जो एनर्जी आएगी उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कैसे करेंगे अपन, इट इज इट इज एन एनर्जी विच a body possesses, ठीक है, विच अ बॉडी possesses ड्यू टू its position, ड्यू टू इट्स पोजीशन फ्रॉम, ठीक है, ड्यू टू इट्स पोजीशन फ्रॉम सरफेस, ड्यू टू इट्स पोजीशन फ्रॉम सरफेस, उसकी सरफेस से पोजीशन की वजह से आएगी, ठीक है। वो एनर्जी जो पोजेस करेगा उसको ले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये तो पहली बात हो गई। अब इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो डिफाइन करने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं अपन। मान लो कि ये सरफेस है, ये सरफेस है, अब इस सरफेस पर हमने जो है, इस सरफेस पे एक बॉडी को रखा, ये बॉडी रखी, ठीक है, ये सरफेस पे एक बॉडी रखी है हमने। अब यहाँ रखी हुई है, तो देखो इस बॉडी को हमें क्या करना है, इधर से उठा के यहाँ तक लाना है, इस बी पॉइंट तक, और जो हाइट है वो कितनी है, एच है, एच हाइट तक इसको लिफ्ट करना है, ठीक है। अब इसको एच हाइट तक लिफ्ट करने के लिए आपको कुछ ना कुछ फोर्स तो लगाना पड़ेगा अपवर्ड डायरेक्शन में, तभी तो लिफ्ट कर पाओगे ना। इसको लिफ्ट कैसे करोगे एच हाइट तक, तो लिफ्ट करने के लिए आपको मिनिमम कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा इसे ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर, क्योंकि इस बॉडी पे डाउनवर्ड क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। और ग्रेविटेशनल, अगर एम मास की बॉडी है तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या आता है, एम जी, ठीक है। तो अगर आपको इसको लिफ्ट करना है अपर डायरेक्शन में, लिफ्ट करना है अपर डायरेक्शन में, तो कितना एटलीस्ट फोर्स लगाना पड़ेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर का फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, तभी ये ऊपर उठा पाओगे, ठीक है, उसको लिफ्ट कर पाओगे एच हाइट तक। तो मैं ये कहूँ कि लेट एम इज इक्वल टू मास ऑफ अ बॉडी, एम इज इक्वल टू क्या है, मास ऑफ अ बॉडी है, ठीक है, एम इज इक्वल टू क्या है, मास ऑफ अ बॉडी। अब हम कह रहे हैं टू लिफ्ट अ बॉडी, टू लिफ्ट अ बॉडी अप टू लिफ्ट अ बॉडी अप टू हाइट h, ठीक है, टू लिफ्ट अ बॉडी अप टू हाइट h, we have to apply we have to apply मिनिमम फोर्स, ठीक है, मिनिमम फोर्स इक्वल टू वेट ऑफ अ बॉडी, इक्वल टू वेट ऑफ अ बॉडी। यानी अगर आपको उसको एच हाइट तक उठाना है, एच हाइट तक उसको लिफ्ट करना है, तो एच हाइट तक उसको लिफ्ट करने के लिए मिनिमम आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, उसके वेट के बराबर, ठीक है, कितना फोर्स लगाना पड़ेगा आपको, उसके वेट के बराबर का फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, वेट के जो है बॉडी का, उसके बराबर का आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इस केस में अगर हम वर्क डन निकालें, द वर्क डन द वर्क डन
to lift a body up to height h, ठीक है, to lift a body up to height h against gravitational force, ठीक है, अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स है क्या? एक्चुअली ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? वेट ऑफ अ बॉडी है, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक्चुअली है क्या? वेट ऑफ अ बॉडी, वेट ऑफ अ बॉडी है ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट ऑफ अ बॉडी, ठीक है। हम यहाँ क्या बात करें? द वर्क डन टू लिफ्ट अ बॉडी अप टू अ हाइट h against the gravitational force is stored as ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। समझ रहे हो? जीपीई मैंने पहले बताया ना आपको, जीपीई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो स्टोर्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी, ठीक है, ऑफ अ बॉडी। तो हम यहाँ पर अगर वर्क डन निकालें, ठीक है, तो वर्क डन के लिए फोर्स तो जाएगा एफ, और कितनी वर्क डन इज इक्वल टू कहता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर जो अपना फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं, फोर्स एटलीस्ट किसके बराबर होना चाहिए? वेट ऑफ अ बॉडी के या ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो W इजिकल टू यहाँ पर एफ जी आ जाएगा, और हाइट कितनी है आपकी? h है। फिर आपको ये भी पता है कि जो वेट ऑफ अ बॉडी है या ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना है? mg है। तो ये mg कर देंगे तो यहाँ पर W इजिकल टू कितना आ जाएगा? ये mg आ जाएगा, और ये mg h हो जाएगा। फिर हमने क्या कहा कि ये जो वर्क डन है, यही वर्क डन स्टोर्ड होता है एज अ पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी। तो पोटेंशियल एनर्जी को अपन ep लिख देते हैं, और ये mgh आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखो पोटेंशियल एनर्जी का आपके पास फॉर्मूला आ गया, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है आपके पास, ये फॉर्मूला किसका है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया? ईपी इजिकल टू mgh। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है जीपीई, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो किस किस पे डिपेंड करती है? तो पहली बात तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाइट के। यानी आप सरफेस से जितनी हाइट तक, जैसे मान लो इसे h हाइट तक लिखा है, और इससे और ऊपर तक लेके जाओ, इसको और ऊपर हाइट पे लेते जाओ, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो क्या होती जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। समझ रहे हो बात को? तो सबसे पहले तो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो किस पे डिपेंड करती है? हाइट पर। हाइट के क्या होती है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। जितनी ज्यादा हाइट पर लेते जाओगे बॉडी को, उतनी ही उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी। सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट जो पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, वो डिपेंड करती है मास पे, ठीक है। अगर मास ऑफ अ बॉडी ज्यादा होगा, इफ अ मास ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस देन द पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो इंक्रीजेस। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अगर मास ऑफ अ बॉडी जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। ये सेकंड बात हुई। और थर्ड पॉइंट यहाँ पर ले रहे हैं अपन की, जो पोटेंशियल एनर्जी है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ज्यादा होगा, वहीं पर पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो पोटेंशियल एनर्जी हमने स्टार्ट करा है, पोटेंशियल एनर्जी में क्या है? इट इज एन एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ बॉडी। पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी आती है, पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी आती है उसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोजीशन की वजह से आएगी तो उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करोगे? तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को कैसे डिफाइन करें करते हैं? द वर्क डन टू लिफ्ट अ बॉडी अप टू अ हाइट अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, इज स्टोर्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी। किसी भी बॉडी को ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट अगर आप लिफ्ट करते हो, तो उसमें जो वर्क डन किया जाता है वो वर्क डन ही उस बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? mgh होता है। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो हाइट अगर आप बढ़ाओगे, सरफेस से अगर हाइट इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। अगर बॉडी का मास इंक्रीज होता है तो भी इंक्रीज होगी, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अगर इंक्रीज होता है तो भी ये वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये बात हुई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। जो सेकंड टाइप की एनर्जी है यहाँ पर, ये तो फर्स्ट हमने स्टडी करी है, ठीक है।
फर्स्ट स्टडी करिए, या ये बी पॉइंट मैंने लिखा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब सी पॉइंट की बात करते हैं। इसमें सी पॉइंट क्या है? सी पॉइंट है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है कि इट इज एन एनर्जी, ठीक है। इट इज एन एनर्जी पॉजेस बाय अ बॉडी, पॉजेस बाय अ बॉडी ड्यू टू change in, ड्यू टू चेंज इन, ठीक है। इट इज एन एनर्जी पॉजेस बाय बॉडी ड्यू टू चेंज इन इट्स साइज, शेप, और कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन। इसकी वजह से जो इसकी वजह से जो एनर्जी है बॉडी के अंदर, जो एनर्जी उसने पॉजेस की हुई है, वो क्या कहलाती है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। से आप अपन बात करें यहाँ पर बो एंड एरो की बात करते हैं। जैसे आपने इसको बो को स्ट्रेच किया, आपने ऐसे करके आपने स्ट्रेच करा, और इसके अंदर ये एरो लगा रखा है, ये एरो लगा रखा है, ठीक है। तो आपने क्या करा? इसको बो को स्ट्रेच करा, तो स्ट्रेच करा तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया आपने, ठीक है। इसकी क्या है? कॉन्फ़िगरेशन आपने चेंज कर दी। ये बो है, ठीक है, ये बो है, मान लो इस तरह से। अब आपने इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दी, इसको स्ट्रेच करा। अब स्ट्रेच, जैसे ही आपने इसको स्ट्रेच करा, तो इसके जब इसको स्ट्रेच किया, तो स्ट्रेच करने पर इसके अंदर कौन सी एनर्जी आ गई? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही आप इसको रिलीज करोगे, तो वो जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी वो किस में बदल जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। ऐसे ही आपने देखा होगा कि मान लो कोई स्प्रिंग है, आपने उस स्प्रिंग को ऐसे कंप्रेस कर दिया, ये स्प्रिंग है, ऐसे कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस कर दिया स्प्रिंग को, ठीक है। और एक मान लो इसमें ऐसे ट्रे ऐसे करके, और ऐसे एक ट्रे लगी हुई है ना, थोड़ा और सही कर देता हूँ मैं, ऐसे करके ट्रे लगी हुई है, आपने इसको स्ट्रेच कर दिया। अब इसके ऊपर कोई बॉल रख दी, ये बॉल रख दी, इस तरह से आपने बॉल रख दी। अब आपने इसको स्प्रिंग को दबाया हुआ है। जैसे ही आप इसको रिलीज करोगे, तो बॉल कैसे जाएगी? ऊपर की तरफ जाएगी। तो जब आप इसको स्प्रिंग को दबाओगे, तो स्प्रिंग को जब आप कंप्रेस करोगे, जैसे ही कंप्रेस करोगे, तो जो उसकी नॉर्मल शेप है उसको आप चेंज कर दोगे। तो कंप्रेस कर दोगे, तो कंप्रेस करने से स्प्रिंग के अंदर क्या है? एक आ जाएगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और जैसे ही आप रिलीज करोगे, तो वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी किस में बदल जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। ऐसे ही ये बो एंड एरो का था एग्जांपल, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, जब भी आपको क्वेश्चन आता है, आपको आइडेंटिफाई करना हो कि भाई कौन सी पोटेंशियल एनर्जी है, किसमें तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, किसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो पोजीशन, सरफेस से जो पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन की वजह से अगर कोई एनर्जी आती है, तो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, फॉर्मूला mgh होता है। और अगर उसकी साइज, शेप या कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा, उसकी वजह से अगर उसमें कोई एनर्जी है, तो वो क्या कहलाते हैं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, ठीक है। अब इसके आगे एनर्जी में जो है, हम बात करेंगे एनर्जी कंजर्वेशन लॉ की, एनर्जी कन्वर्जन की भी बात करेंगे, और साथ साथ जो इंपॉर्टेंट मैं बात कर रहा हूँ वो है एनर्जी कंजर्वेशन लॉ की। एनर्जी कंजर्वेशन लॉ क्या होता है, और एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को कैसे अपन प्रूफ करते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है।